ओके, तो ये 3 केस में हमारे पास ये एपरेंट वेट आ गया। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस और ऐड कर सकते हैं। अगर लिफ्ट जो है वो नीचे ही जा रही है एक्सेलरेशन से, इस केस में जो ए एक्सेलरेशन है वो जी से कम है। अगर यहाँ पे ए एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा उस केस में? द पर्सन विल हैव एंड एपरेंट वेट W ट्रिपल डैश वेट इक्वल्स टू ए की वैल्यू ए जी से ज़्यादा है तो वो नेगेटिव आंसर आएगा। एम जी माइनस ए ही होगा, लेकिन इट विल बी नेगेटिव। व्हाट डज इट मीन कि उसका जो वेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। हैंस द वेट विल बी नेगेटिव and it means that normally weight act downwards, so the negative weight will act upwards. It means that the apparent weight will act upwards. So the person will have an upward acceleration inside the lift, और इवेंचुअली वो उसकी सीलिंग से टकरा जाएगा। जो लिफ्ट है उसकी सीलिंग से टकरा जाएगा, उसके पास ऊपर की तरफ वेट होगा। सो इन दिस केस इफ़ द पर्सन वांट्स, वो अपसाइड डाउन सीलिंग पर खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो वो वैसे ही फील होगा जैसे कि नॉर्मल ग्राउंड पर खड़े होने में फील होता है। तो ये पॉसिबल है। अगर ए की वैल्यू जी से डबल है तो उसे नॉर्मल वेट फील होगा लेकिन सीलिंग पे खड़े होते हुए। तो दैट विल बी अ वियर्ड सिनेरियो, और इसके लिए बहुत हाई एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन पॉसिबल है। और इसी में अगर हम ए इक्वल्स टू जी कर दें और अभी भी मोशन डाउनवर्ड ही हो रहा हो, सो यू कैन सी जो वेट आएगा, एपरेंट वेट जो आएगा वो N4 इक्वल्स टू एम जी माइनस जी, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इन दिस केस द पर्सन विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, जैसा कि स्पेस में फील होता है इन डूइंग ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो उसमें जैसा फील होता है वैसे ही वेटलेसनेस हमें यहाँ पे फील होगा। तो ये मोशन ऑफ द लिफ्ट का पूरा केस है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इस कंसेप्ट ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो हमें देखना है, और ये हम ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन लगा चुके हैं। मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। पहला, रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब हम गन शॉट करते हैं तो वो पीछे की तरफ मोमेंटम लगाती है, तो वो इसका एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो सपोज़ हमारे पास एक बुलेट गन है जिसमें एक बुलेट है जिसका मास है m1, बुलेट्स मास m2, गन्स मास और v1 वेक्टर स्पीड से बुलेट निकलती है गन से, बुलेट स्पीड, और v2 इज सपोज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारे पास क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम गन का और बुलेट का 0 है टोटल, क्योंकि जो गन है वो रेस्ट में है, बुलेट उसके अंदर है। फाइनल मोमेंटम में आएगा हमारे पास मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंट ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन होगा m2 v2 वेक्टर प्लस बुलेट के लिए होगा m1 v1 वेक्टर। तो यहाँ से रिकॉइलिंग वेलोसिटी आ जाएगी v2 वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव m1 v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय m2। तो इस रिकॉइल वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ मूव करेगी। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि गन पीछे की तरफ जाएगी जब जो बुलेट है वो आगे की तरफ जा रही है। और इसी में अब इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड और सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स। थर्ड, when a person jumps on a stationary boat
स्टेशनरी बोट, तो मैं इसके अंदर क्या आएगा वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियस है, आप खुद लिख सकते हो। जब पर्सन स्टेशनरी बोट पे जंप करेगा तो बोट और पर्सन दोनों एक साथ आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम जो है पर्सन का वो बोट को मिल जाएगा। बोट प्लस पर्सन के टोटल मोमेंटम, टोटल सिस्टम को मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बोट आगे की तरफ मूव करने लगेगी। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, तो एक बॉम्ब जो होता है स्टार्टिंग में ज़ीरो मोमेंटम का होता है, फिर वो एक्सप्लोड करता है, उसके पीसेस चारों तरफ भागते हैं। अगर उन सारे पीसेस का आप कंबाइंड मोमेंटम निकालो तो वो भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का ज़ीरो था। फिफ्थ, while firing the gun must be held tightly to the shoulder। तो ये जो फर्स्ट पढ़ा था उसी का वर्जन है। गन को टाइटली होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको रिकॉइल मोमेंटम जो मिलेगा वो डैमेज कर सकता है, उसको पीछे की तरफ मूव कराएगा, तो उससे बचने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास या सिस्टम विद वेरिएबल मास। वेरिएबल मास, इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम रॉकेट का। सबसे पॉपुलर एग्जांपल रॉकेट का है। अब रॉकेट में होता क्या है, जो आपने रॉकेट को कई बार फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे, रॉकेट की वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, तो रॉकेट में काफ़ी साइज़ रॉकेट का बहुत बड़ा होता है जनरली, लेकिन जो एक्चुअल में स्पेस में जो चीज़ जाती है उसे या तो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं या प्रोब भेज रहे हैं, जो भी चीज़ स्पेस में जाने वाली है वो बहुत छोटा साइज़ होता है उसका रॉकेट के कंपैरिजन में। उसके रॉकेट के टॉप पर होती है वो विद सेफ्टी मैकेनिज्म, और बहुत छोटा साइज़ होता है उसका। और बाकी सारा जो चीज़ें होती हैं, बाकी सारा जो वॉल्यूम होता है रॉकेट का, दैट वॉल्यूम इज़ फिल्ड विद जस्ट फ्यूल। तो सब में फ्यूल भरा हुआ होता है, और वो फ्यूल उस रॉकेट को बाहर निकालने के लिए, सिर्फ उस छोटे सेक्शन को बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। तो उसका जो कंसेप्ट है वेरिएबल मास का है, क्योंकि फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न करता रहता है, तो रॉकेट का जो टोटल मास है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, डिक्रीज़ करता रहता है। तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, वो हमें यहाँ पे देखना है इस कंसेप्ट में। सो ये मैंने एक रफ फिगर लिया है रॉकेट के लिए। इसमें जो टॉप पर ऑब्जेक्ट है, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअली स्पेस में जाने वाली है। बाकी जो सारा बॉडी है वो फ्यूल कंटेन की हुई है, उसमें सिर्फ फ्यूल भरा हुआ है। और ये मैंने 3 सिनेरियोज इसके लिए हैं। तो इन 3 सिनेरियोज में क्या हो रहा है, फर्स्ट सिनेरियो में t=0 की बात है, यानी जब रॉकेट का मोशन स्टार्ट हुआ। जब रॉकेट का मोशन स्टार्ट हुआ तब उसके पास जो मास है उसका मैक्सिमम मास रहा होगा। सपोज वो मैक्सिमम मास है m0, इसका रेस्ट की कंडीशन में मास। और जनरली रॉकेट जो है वो ग्राउंड से जाते हैं तो उनकी इनिशियल स्पीड 0 होती है, लेकिन कई बार हम रॉकेट को प्लेन से, स्पेशली डिज़ाइन प्लेन से भी थ्रो करते हैं, तो उस टाइम पर उनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, तो v0 यहाँ पे रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी है। जनरल केसेस में अगर कुछ नहीं बोला है स्पेशल जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बारे में, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया, ये t=0 की बात है। अब t पर सपोज़ मास कुछ चेंज होकर रॉकेट का वो m रह गया, और इस टाइम पर जो उसने स्पीड एक्वायर कर ली वो v है। और यहाँ पे जो इसे स्पीड मिल रही है, जो ये ऊपर जा रहा है, वो गैसेस जो बर्न करके नीचे की तरफ निकल रही हैं, वो उनका मोमेंटम रॉकेट को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो नीचे गैसेस बर्न कर रही हैं, तो गैसेस की भी खुद की स्पीड है, और वो स्पीड है सपोज गैसेस की एग्जॉस्ट की स्पीड vg। और इसके अलावा तीसरा जो सिनेरियो लिया है मैंने, वो सेकंड सिनेरियो के जस्ट थोड़ा सा बाद का सिनेरियो है, यानी टी टाइम पे था, तो ये t+dt टाइम का सिनेरियो है। बहुत छोटा सा डिफरेंस आगे लेके उस सिनेरियो के लिए हमने लिया हुआ है ये। तो यहाँ पर जो गैसेस की एग्जॉस्ट स्पीड होती है वो जनरली कांस्टेंट रहती है, तो vg सेम रहेगी। रॉकेट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी थोड़े टाइम के बाद, तो v+dv होगी। सपोज रॉकेट का मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, सपोज m-dm कम हो गया, तो dt टाइम में dm मास कम हो गया और dv स्पीड इंक्रीज़ कर गई। ये सिनेरियो हमारे पास है। यहाँ पे v0 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट, इफ़ देयर इज़ एनी इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट, m0 is initial mass of rocket,
v is the speed of rocket at time t at time t, m is the mass of rocket at time t, and or vg is the speed of exhaust speed of gas, exhaust speed of gases, जो कि फ्यूल के बर्न करने की वजह से आ रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. क्योंकि आइसोलेटेड बॉडी है तो ऐसा हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई नहीं है, सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो दो केसेस हमें लेने होंगे. किन दो केसेस के बीच में हम कंजर्वेशन कर रहे हैं ये हमें देखना है. तो इसमें ये फर्स्ट सिनेरियो है, ये सेकंड सिनेरियो है, ये थर्ड सिनेरियो है. तो हम सेकंड एंड थर्ड के बीच में ये केस लगा रहे हैं. तो सेकंड सिनेरियो में टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू थर्ड सिनेरियो में टोटल मोमेंटम. सेकंड सिनेरियो में टोटल मोमेंटम है m इंटू वी, मास m है, वेलोसिटी v है. थर्ड सिनेरियो का मोमेंटम जो है टोटल वो है m माइनस डी एम वी प्लस डी वी, और साथ में ही जो गैसेस निकल रही हैं उनका मास dm होगा, क्योंकि dm मास रॉकेट का कम हुआ है तो dm मास गैसेस का बाहर निकला होगा. और जो गैसेस की स्पीड है वो vg है. अब यहाँ पे स्पीड को डायरेक्ट, ये वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी को हम डायरेक्शन बेसिस पे लेंगे. तो अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली हुई है और नेगेटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड वाली है. तो vg डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव होगा, माइनस vg. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आएगा mv प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस वी जी डी एम. Okay, now dm is very small, of course dm is very small and dv is also very small. तो अगर दो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है. सपोज 0.2 0.3 का मल्टीप्लाई करें तो 0.06 आता है, और ज़्यादा कम हो जाता है. तो ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे एम वी से एम वी कैंसिल आउट हो जाएगा. ये बचेगा 0 इक्वल्स टू एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस वी जी डी एम. ओके, यहाँ से आ जाएगा फिर एम डी वी इक्वल्स टू डी एम कॉमन वी प्लस वी जी. ओके, यहाँ पे सॉरी ये मैंने वी डी लिख दिया, वी जी था. ये जो एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट गैसेस की स्पीड लें, suppose u is the velocity, suppose u is the velocity of gases with respect to rocket, with respect to rocket, then क्या होगा इसका फॉर्मूला, v g r velocity of gases with respect to rocket equals to u equals to v g minus v r. v g का मतलब है गैसेस की स्पीड, दैट इज़ माइनस वी जी एक्चुअली, और रॉकेट की स्पीड है v, तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी, तो वी आर की जगह v आ जाएगा. तो यहाँ से वी जी प्लस वी इक्वल्स टू आएगा, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ये वी जी कैपिटल है जिसकी जगह पे माइनस वी जी आया है, तो वी जी प्लस वी इक्वल्स टू आएगा माइनस यू. लेट्स प्लेस दैट इन दिस इक्वेशन. सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ से वी विल गेट एम डी वी इक्वल्स टू माइनस यू डी एम. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं इसका, तो डी वी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस यू डी एम अपॉन एम, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की, रॉकेट की स्पीड ज़ीरो वी नॉट से, इनिशियल स्पीड से वी रीच कर गई, और जो मास है हमारा रॉकेट का वो इनिशियल मास एम नॉट से कोई टी टाइम पे जो मास है एम वहाँ तक रीच कर गया. तो इसको आगे सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो हमारे पास आएगा v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव यू, यू कॉन्स्टेंट रहेगा, गैसेस की स्पीड कॉन्स्टेंट है तो रिलेटेड टू रॉकेट, लॉग एम, लॉग ई बेस एम, और लिमिट एम नॉट से एम. तो v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस यू लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम नॉट. अब लॉग a माइनस लॉग b इक्वल्स टू होता है लॉग a अपॉन b, तो ये हो जाएगा लॉग e बेस m डिवाइडेड बाय m नॉट. करेक्ट.
अब इसको हम log e एम नॉट अपॉन एम इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर दिया इसे. एंड वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट a log b इक्वल्स टू log b टू द पावर a. तो हम पावर को आगे लेके आ सकते हैं. तो ये हो जाएगा v नॉट माइनस u log e एम नॉट डिवाइडेड बाय m. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया v इक्वल्स टू v नॉट प्लस u log e एम नॉट डिवाइडेड बाय m. ये हमारा फाइनल फॉर्मूला रॉकेट की स्पीड के लिए आ गया एट रैंडम टाइम t. ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं. तो फर्स्ट, जनरली इनिशियल स्पीड इज़ ज़ीरो ऑफ रॉकेट, ठीक है. तो उस केस में v इक्वल्स टू हो जाएगा u log e एम नॉट अपॉन m, ठीक है. और log का जो पॉपुलर फॉर्म है वो 10 में होता है जनरली, तो उसे हम 10 में कन्वर्ट करेंगे. तो log e x इक्वल्स टू होता है 2.303 log 10x. तो ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे. तो ये आ जाएगा 2.303 u log 10 m नॉट अपॉन m. तो ये फॉर्मूला सबसे कॉमन तरीके से यूज़ होता है, सबसे कॉमन फॉर्मूला ये. ओके, इन लास्ट एक स्पेशल सिनेरियो उसमें और आ सकता है, एंड दैट इज़ बर्नड आउट स्पीड. बर्नड आउट स्पीड ये क्या होती है? जब सारा फ्यूल अगर बर्न कर जाए रॉकेट का, तब वो जिस मैक्सिमम स्पीड पे रीच करेगा वो रॉकेट की बर्न आउट स्पीड होती है, और वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ रॉकेट भी होती है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ रॉकेट, सो इट इज़ द स्पीड ऑफ रॉकेट when the whole fuel is burned out. Whole fuel is burnt out, ठीक है. तो suppose mr is the mass of rocket without the fuel. Mass of rocket without the fuel, ठीक है. तो ये m की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल्स टू mr. m का मतलब टोटल रॉकेट का मास होता है, तो mr यहाँ पर वो मास है जो रॉकेट का बचा हुआ है, तो m की जगह mr हो गया. तो वो बर्नट आउट स्पीड आ जाएगी vb इक्वल्स टू 2.303 u log 10 m नॉट डिवाइडेड बाय mr. ये बर्नट आउट स्पीड हो जाएगी. ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया रॉकेट के पूरे मोशन का. इसके साथ साथ अगर हमसे थ्रस्ट ऑन रॉकेट पूछा जाता है, सब टॉपिक है इसका, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, तो उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी. माइनस यू डी एम अपॉन डी टी. तो u वही है जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. डी एम अपॉन डी टी इज़ द चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज इन मास है. तो ये इससे सॉल्व हो जाएगा.